शो में। एयर सेफ्टी बहाली बड़ी कामयाबी, गैर मुल्की परवाजें बहाल, निजकारी के रास्ते हमवार। पेट्रोल बम माशी हकायक क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अजीन, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट एयर सेफ्टी बहाली यानी उस लिस्ट से हम बाहर आए हैं जिसकी वजह से यूके में हम पर पाबंदी थी और ये जून 2020 के बाद से पाबंदी आयद थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, पाकिस्तान के एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट है ये, जिसके यकीनी तौर पर माशी असरात भी आइंदा कुछ माह या दिनों में आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो गवर्नमेंट के वैल्यूएशन प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को लेकर, उस पर इसका मुस्बत असर जो बैरून मुल्क परवाज़ों की बहाली मुस्बत असर जो है वो लेकर आ सकती है। जो तफसीलन इसका जो तज्जिया या इस पर जो माशी एनालिसिस हासिल करेंगे, लेकिन पहले कुछ ऑब्जेक्टिवली आपके सामने फैक्ट्स रख दें। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA रिटर्न्स टू यूके स्काइज ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी। और फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तनकीद किया कि द रेकलेस एंड इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स मेड बाय PTI मेंबर्स कॉज्ड इर्रिपेरेबल डैमेज to Pakistan, grounding our national carrier for years from key global routes including the UK and Europe, with over 1.6 million people of Pakistani heritage living in the UK and thousands of British nationals। यानी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वजीर हवाबाजी थे, उनकी स्टेटमेंट और ख़ास तौर पे बानी PTI का किरदार ये कहते हैं कि उसमें था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंटरनेशनल रूट से बैन हुई। पाकिस्तान को न सिर्फ माशी नुकसान हुआ, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की साख जो कि आलमी सतह पर इस वक्त मानी जाती थी वो बदतरीन तरीके से मुतासिर हुई और पाकिस्तान को एक सेटबैक माशी तौर पे हासिल मिला। तो साथ में क्योंकि ये बड़ी अहम बात इसमें यह है कि जो इसकी वजह से निजकारी का अमल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, उसमें जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वैल्यूएशंस थे या क्रेडेंशियल्स थे, उस पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने आज पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आफ्टर अ सस्टेन्ड इंडिपेंडेंट एंड technically driven process, the UK's Air Safety Commission has lifted its restriction of Pakistan carriers. It will take time for flights to resume, but this is an important step and a testament for official PCA's air safety improvements। तो ये बरतानी हाई कमिश्नर मैरियट जो हैं, इस पर जेन मैरियट, उनका भी इस बारे में ट्वीट आया। ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां PTI पर तनकीद करी, उन्होंने वजीर हवाबाजी साबिक और बानी PTI का नाम लेके कहा जी किस तरह वो जिम्मेदार हैं। जरा सुनाते हैं कि आज उनकी प्रेस टॉक में ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। शुरू किए, लेकिन इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलके PIA को कब्रिस्तान बना दिया। यही उस लैक ऑफ बिजनेस की वजह से, उसकी रेपुटेशन के में जो ड्रॉप आया उसकी वजह से PIA एक किस्म की जो है एक मतरूक किस्म की एयरलाइन जो है वो बन गई थी। उसके जहाज़ ज़्यादातर जो है वो डिसफंक्शनल हो गए, उनके पायलट्स की रेपुटेशन जो है वो मजरूह हुई। तो ये इन्होंने कहा जी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस या इस बारे में कार्रवाई या तयन होना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस अहम तरीन रूट के ऊपर एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से बैन हुई। क्योंकि ये स्टेटमेंट थी हवाबाजी के वजीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जब उन्होंने मेरे पायलट्स की ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस पर अहम तरीन सवालात उठा दिए थे। यानी खुद वजीर ने जब सवालात उठा दिए थे तो उसके बाद पूरी दुनिया ने उसका क्या मकसद उठाना था या उसको किस तरह इंटरप्रेट करना था, वो हम सब खुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर आज प्राइवेटाइजेशन के एस्पेक्ट पर भी, क्योंकि हमने कहा कि इसके मुस्बत माशी असरात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की साख पर पड़ सकते हैं, और यही जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि किस तरह प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है PIA के हवाले से, उन पर इसका मुस्बत असर पड़ सकता है। इस खबर का आपको सुनाते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का वो हिस्सा गुफ्तगू का जिसमें वो कहते हैं कि PIA की प्राइवेटाइजेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेट्स हियर दिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज जो खुशखबरी मिली है उससे प्राइवेटाइजेशन के जो प्रोसीड्स होंगी उनमें भी जो है एक वैल्यू एडिशन हुई है कि उसकी कीमत हमें अब बेहतर मिलेगी, क्योंकि हम PIA को
एक इंटरनेशनल तमाम रूट्स जो है बहाल करके उसके बाद जो है इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो प्रोसीड्स मिलेंगी उनमें सब्सटेंशियल जो है वो वैल्यू ऐड जो है उसकी होगी। मैं जितने रेगुलेटर्स हैं, तो नाज़रीन ये अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी जिसको खुशाइन करार दिया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट करार दिया। खैर ये तो है, लेकिन साथ साथ माशी मैदान में पाकिस्तान का और बिलखुसूस अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोल के अंदर मुसलसल 2 बार इजाफा और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के मुमकिन असरात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या पड़ेंगे, तफसीलन बात करने से कबल, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 या 5 साल से प्राइवेट इनकम्स हैव बीन स्टॉल्ड, यानी एक जगह रुकी हुई हैं। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, कंट्रोल हुई, बेस इफेक्ट की वजह से सिंगल डिजिट में आई, लेकिन अमली तौर पर आम आदमी की जिंदगी पे उसका ताहाल ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं पड़ा। और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर महंगाई मजीद बढ़ती है तो डेफिनेटली आवाम को बहुत बड़ा हिट उसका पड़ेगा। इस यानी PIA की निचकारी और अच्छी माशी खबरों के अलावा, लेकिन आम आदमी के लिए खास तौर पर पेट्रोल का बढ़ना इंतहाई इस पर जो है मुश्किल सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। आम आदमी क्या कहता है, यानी शहरी पाकिस्तान में मजमूई तौर पर क्या राय रखते हैं पेट्रोली कीमतों में इजाफे के हवाले से, हमने इस पर कवर किया, इसको जानने की कोशिश करी, लोगों की राय सुनाते हैं आपको। लेट्स सी इसने बहुत बड़ा बम गिराया है, हम बहुत परेशान हैं। पहले भी हम मजदूर लोग हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आवाम की तो सुनी नहीं जाती, तो हमारे कहने से तो कुछ हो नहीं सकता। जब पेट्रोल सस्ता करते हैं तो ये 50 पैसे 1 रुपये, जब ये महंगा करते हैं तो 10-10 रुपये महंगा कर देते हैं। पेट्रोल 6 रुपये बढ़ती है तो हर चीज़ में महंगाई आती है अंकल, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल हुकूमत को इस पे सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने की कर सकने, ऐसे माड़े लोग हैं, 1000 रुपये फाड़ के चलान कर देते हैं, अगर न करिए तो फिर थाने गड्डी बंद कर देते हैं। पेट्रोल दिन में बढ़ रहा है और आलमी मार्केट में रेट कम है और यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। बस सब अमीर लोगों के अयाशी हैं बस, और क्या करते हैं, बड़े लोगों को मज़े हैं। बहुत परेशान है, डीजल महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, हम क्या करें। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से बस यही है कि गुजारा नहीं होता, इतनी कम जो है सैलरीज, हुकूमत ने सैलरीज भी इतनी रखी हुई। गरीबों के लिए तो ये जो गवर्नमेंट है वो अजाब बन गई है, और महीने में 2 दफ़ा इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, और 11-12 रुपये डीजल बढ़ा दिया है, 6 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, पिछले महीने भी आए, 15 दिन पहले भी ऐसे बढ़ा दिया है। हर चीज़ पर महंगाई हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया है वक्त। अच्छा, इस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो डेफिनेटली हर चीज़ पर आएगा, और ख़ास तौर पर यानी इस इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में रद्दोबदल या तब्दीली आ चुकी है, और जो इम्पैक्ट डायरेक्टली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूट करते हैं उनके ऊपर, और ख़ास तौर पे उसके अलावा प्राइवेट भी जो पैसेंजर्स हैं या प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी डेफिनेटली इसका पड़ेगा। फिर ये इफेक्ट ट्रिकल डाउन होकर पाकिस्तान में ख़ास तौर पे SPI जो वीकली है उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। फूड इन्फ्लेशन पर भी इसका इम्पैक्ट लाजमी पड़ेगा, क्योंकि आने जाने और अशिया के किराए पे जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो डेफिनेटली पड़ेगा। तो पाकिस्तान में कहा जाए कि माशी लिहाज से और ख़ास तौर पे अफरात ज़र की जो इस वक्त रेशो है उस तनाजुर में महंगाई के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। चैलेंजिंग सिचुएशन मजीद आगे चलकर हो सकती है। माशी हकायक इस इंक्रीज के पीछे क्या आते हैं उस पर तफसीलन बात भी करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने GDP ग्रोथ और हुकूमती फोकस स्टॉक एक्सचेंज कुछ गुफ्तगू की थी माशी हवाले से। आज उसको ज़रा सुनाते हैं और फिर उसके बाद तज्जियों की तरफ चलेंगे इस पूरी सूरत हाल पे। लेट्स हियर दिस वज़ीर पाकिस्तान ने क्या कहा। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीखी सतह पर पहुंचा, तो ये एक सेंटिमेंट है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सेंटिमेंट है कि लोग स्टॉक एक्सचेंज में अगर सरमायाकारी कर रहे हैं तो एक जो पॉजिटिव जो एक सेंटिमेंट है, ये उसकी मैं समझता हूँ कि उसकी अक्कासी है। लेकिन यकीनन हमारी जो GDP की जो ग्रोथ है, माशी हमारी जो तरक्की है, उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए हम काविशें कर रहे हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह हमारी ये काविशें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें अपने बेपाया फजल करम से इंशाअल्लाह उसमें मेहरबानी फरमाएंगे। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1 साल अब हमारा हो गया, बल्कि 1.25 साल हो गया। अब इंशाअल्लाह ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPI हम कर रहे हैं।
नाज़रीन, इस सूरत हाल पर ख़ास तौर पे जो माशी मैदान में ख़बरें हैं वो महंगाई या पेट्रोल बम के हवाले से हो या हुकूमत ये कहना कि हुकूमत का कि हमारा GDP ग्रोथ पर फोकस है, साथ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान की में जो बहाली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वो प्राइवेटाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट ला सकती है। आफ्टर दिस ब्रेक हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, PIA की प्राइवेटाइजेशन, इसके जो आज की खबर है इस पर माशी असरात क्या होंगे। इस खबर के इस प्राइवेटाइजेशन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मुस्बत असरात होंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स पर। हारून शरीफ साहब से जानते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हारून साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा, क्या जो एयर सेफ्टी बहाली है ये प्राइवेटाइजेशन पर किस तरह मुस्बत असर करेगी? जी देखिए, पहले तो ये एक मस्बत चीज़ है कि एक जो बहुत अरसे से एक लुक्रेटिव रूट जहाँ बहुत से पाकिस्तानी रहते हैं वो बंद था, वो रिवाइव किया जा रहा है, तो ये एक मस्बत है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अब प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ऑब्वियसली डील की वैल्यू इससे कुछ बढ़नी चाहिए, टाइमिंग अच्छी दिखाई देती है। यहाँ दो चीज़ों को बड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है। जो एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन है, अगर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कमज़ोर हो तो वो कॉम्प्लेक्स और हो जाती है, क्योंकि जो भी लेता है उनकी तवज्जो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और पैसा कमाने पे लग जाती है, इस सर्विस डिलीवरी पे। अब ये हुकूमत को बैलेंस करना पड़ता है कि जहाँ एफिशिएंसी बेहतर हो वहाँ पर उसकी रिवाइवल और सर्विस और अफोर्डेबिलिटी के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। तो इन ए वे एक टाइमिंग अच्छी है, बिडिंग में जा रहे हैं और इसको गालबन प्राइस बेहतर आएगी, लेकिन प्राइस खाली कंसिडरेशन चाहिए, कैपेबिलिटी टू रिवाइव द ऑर्गेनाइजेशन और फोकस ऑन सर्विस डिलीवरी, इफेक्टिव रेगुलेशन अगर होगा तो इसका आउटकम लोगों के लिए बेहतर आएगा। सही। अच्छा, साथ में दूसरी तरफ, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ये एक मुस्बत खबर है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल जो कीमतें बढ़ी हैं उससे आम सारिफ, शहरी, हर कोई परेशान है। क्या आपको लगता है, क्योंकि इसमें कोई हुकूमत के पास रूम था, कोई क्वेश्चन था, इसका आउटलुक क्या लगता है ऑयल प्राइसेस का, और ख़ास तौर पे इसका इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उन पर क्या नज़र आता है? जी सफ़ान साहब, देखिए, पहली बात तो ये है, मैंने तकरीबन 16 ममालिक में काम किया है। जब भी हुकूमत एब्रप्टली कोई तब्दीली लाती है, और ये सिग्निफिकेंट तब्दीली है, तकरीबन 3% इंक्रीज की पेट्रोल की कीमतों के अंदर, तो ऑगरा जो उसका रेगुलेटर है उसको एक एक्सप्लेनेटरी नोट देना चाहिए कि इसकी क्या वजह थी, इसकी क्यों जरूरत पेश आई, ताकि लोगों का कुछ एतमाद तो आए कि ये जो काम कर रहे हैं ये कोई अपना सिर्फ बजट को बैलेंस करने के लिए, किताब को बैलेंस करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसकी वाकई जरूरत थी। या तो इसको आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के करें जो कि इतनी फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं बल्कि थोड़ा बहुत नीचे ही हैं, या आप अपनी कोई इंटरनल एक्सपेंस से लिंक करें, या आप अनसर्टेनिटी को डिफाइन करें कि अनसर्टन है, हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। तो पहली चीज ये है, 2 लाइन का जो नोटिफिकेशन वो एक अवाम के साथ ज्यादती है, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं आता। जो मेरे जैसा आदमी जब उसको देखता है तो सिर्फ ये समझ आती है कि कहीं पर इनका बजट पूरा नहीं हो रहा था, जैसे अभी IMF ने कहा है कि टैक्स की छूट ना दें चीनी की इंपोर्ट में या कहीं और, तो इन्होंने वो पैसे पूरे करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स की एक लेवी बढ़ा दी है। सो गवर्नमेंट का एतमाद का है, तो इसको अब आ गया इसका इम्पैक्ट। देखिए, हमारा एक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, मेजॉरिटी अभी हम कोई ट्रांजिशन नहीं की है कोई इलेक्ट्रिक की तरफ या हाइब्रिड की तरफ, मेजॉरिटी हुई है। ये प्राइसेस के अंदर कमोडिटी प्राइसेस में ट्रांसफर होता है, ये वैगनों और ट्रकिंग के और ट्रांसपोर्टेशन के किराए में ऐड होगा। एक आम आदमी जिसकी कंजम्पशन इरोड हो रही है,
उसके बजट को हिट करेगा, तो इसके मल्टीपल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात इजाफा करेगा, शरह सूद को कल करना पड़ सकता है। तो ये इसके फार रीचिंग है कि हम हर 2 हफ्ते के बाद इसको जो चेंज करते हैं उससे मजीद अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लेकिन जो प्राइस पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर को, इवन इफ हम कीमत गिराएं, लिक्विडिटी सिस्टम मार्केट का इतना कमजोर है कि वो प्राइस फिर रिवर्सल नहीं हो। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आज वज़ीर साहब ने बयान दिया और जो हमने सुनाया भी नाज़रीन को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कि हम माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करें, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट को जो है शरह नमू उसको तेज़ करें। तो हम एक तरफ ऐसे इकदाम हैं जो इन्फ्लेशनरी हैं और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी या जीडीपी ग्रो करेगी। तो क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो जाएंगे ये मामला? जी, पहली चीज तो बड़ी अहम ये समझने की है कि वजीर आज़म साहब को स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दिखाना चाहिए। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक लिमिटेड स्टॉक की सेकेंडरी ट्रेडिंग डिपेंड करता है और उसके बड़े लोग, अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका मुल्क की इकोनॉमी से तब ताल्लुक बनता है अगर हर माह एक नई कैपिटल फॉर्मेशन हो रही हो, नई लिस्टिंग आ रही हो, लोग पैसा रेज करके इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर रहे हो। इसलिए ये गलत स्टार्ट बैरोमीटर है। अच्छा, ये बताते जाए क्योंकि आप जिक्र कर ही रहे हैं, तो ये कितना परसेंटेज है इसकी इन्वेस्टर बेस है ऑफ द पॉपुलेशन जो एक्चुअली इज इंटरेस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज और द इंडेक्स के कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा? जी बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ 4-3 बड़े अर्बन सेंटर्स पे लिमिटेड है और वहां भी 2-3% लोग हैं। मैं इसकी डिटेल रिपोर्ट्स कर चुका हूं। जब मैं तो इसको तब से देख रहा हूं जब हमने एक्सचेंज कमीशन बनाया था। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टॉक एक्सचेंज कोई सेविंग्स की प्रोडक्ट ऑफर कर पाया, हमारा स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाया कि हम कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने एक छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसके लिए सेकंड ईयर बोर्ड नहीं बनाया। तो हमारी जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसका इससे ताल्लुक नहीं है। जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ का ताल्लुक है उसका देखिए बड़ा क्लियर इकोनॉमिक्स का फार्मूला है कि पहले आप उसके अंदर ऐसा माहौल कायम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर लैंड, कैपिटल, स्किल्स और टेक्नोलॉजी से मिलके आपकी ग्रोथ को स्पर करती है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर तो सिर्फ डेट दिखाई देता है, इन्वेस्टर तो नहीं। तो वजीर आजम को बताना चाहिए था कि मेरा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का टारगेट इस साल इतना है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आगे चलेगी। ये 3 या 4 सेक्टर्स हैं जो हमारे विनर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को बेहतर करेंगे, सर्विसेज को बेहतर करेंगे, टेक्नोलॉजी को बेहतर करेंगे। और वो टारगेट जहां उन्होंने जिक्र किया, मैं मिनिस्ट्रियों को टारगेट दे रहा हूं, ये खाली कहने से नहीं होता काम। तकरीबन 20-25 साल मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ देख रहा हूं। आप टारगेट को अवाम शेयर करें कि जीडीपी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूशन ज़राअत का इतना है, हम ज़राअत को यहाँ जाएंगे। हमारा टारगेट है कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ जाएगी, लार्ज स्केल के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यहाँ से बढ़ जाएंगी। और उसके लिए हमने ये 4 लोगों को अकाउंटेबल किया है और हम हर 6 माह के बाद अवाम से कांग्रेस को वेबसाइट मेरे ख्याल है कि ये वाला मामला हो या इससे पहले जो पेट्रोल का मामला भी आपने कहा कि जो भी रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको मजीद ट्रांसपेरेंट करे और या फिर डिटेल में इलैबोरेट करे कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड एन इंक्रीज और अ डिक्रीज। यहाँ पर भी मेरे ख्याल है बात यही है कि इट शुड बी मोर कनेक्टेड विद द पब्लिक और लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जी सैफान, जब तक लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्टिसिपेटरी हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। फिर वो सिर्फ 5-10 फैमिलीज या ग्रुप्स के पास रह जाता है मामला और बिल्कुल भी शेयर नहीं हो पाता है। लोगों को इस वक्त देखिए हमारी फॉल्ट लाइन क्या है। हमारी फॉल्ट लाइन ये है कि यंग लोगों को नौकरियां चाहिए, डिग्निफाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए। फॉल्ट लाइन हमारी ये है कि 2-3 सेक्टर जिनको हम पाल रहे हैं, इंक्लूडिंग द शुगर सेक्टर, और पहले हमने आईपीपीस किए हैं, उसकी वजह से डेट लग चुका है और उसमें नहीं आ रही है। फॉल्ट लाइन ये है कि जो चीजें कंपेटिटिव हैं
उनको आगे बढ़ाने की बजाय प्रोटेक्शन पे अभी तक हम लगे हुए। ये चीजें वजीर आजम अनाउंस करें तो देखिए कैसे लोग ज्वाइन इन करते हैं और उनके पीछे खड़े होते हैं। अभी जो ये अनाउंसमेंट्स हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ खाली प्रायोरिटी है, उसको कोई संजीदा इन्वेस्टर या आदमी, इट इज नॉट बैक्ड अप बाय टारगेट्स एंड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस, वो मुश्किल है अट्रैक्ट करना के इन्वेस्टर को। फॉरेन तो दूर की बात, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी और किसी आम सारिफ को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर। सेगमेंट का टाइम यहाँ पर खत्म होता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन और अहम तरीन स्टोरी से गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। खैबर पख्तूनख्वा में बदनवानी की यूँ तो बहुत से अहम मेगा केसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक रीसेंट कंप्लेन कुछ MPs की तरफ से, जिसमें PTI के भी MP शामिल थे, वो की गई PAC को, जिसका मतन था, जिसका सब्जेक्ट था मेन के 32 बिलियन रुपीज़ पेड टू अनरिकग्नाइज्ड अनरजिस्टर्ड IV पार्टनर इन KPCIP। ये बेसिकली खैर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से है और ये पेमेंट भी कोई छोटी नहीं बल्कि एक मेगा स्कैम है, क्योंकि तकरीबन 32 बिलियन रुपीज़ की ये पेमेंट है। जो इस कंप्लेन का मतन है उसमें कहा गया कि जो द फर्म वाज नॉट रजिस्टर्ड विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी FBR के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, इसका ना NTN था, ना इसका कोई टैक्स रिकॉर्ड था, साथ में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी यानी KPRA से इसकी रजिस्टर्ड नहीं थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ये रजिस्टर्ड नहीं थी, और डिस्पाइट दिस द फर्म वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग, awarded contracts and receive payments under the KCIP। यानी इसके बावजूद जब वो KPRA से रजिस्टर्ड नहीं थी, इसके बावजूद कि वो PAC से रजिस्टर्ड नहीं थी, इसके बावजूद कि वो FBR से रजिस्टर्ड नहीं थी, इसके बावजूद इसको एक हैंडसम अमाउंट पे की गई और ये डिसबर्समेंट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 32 बिलियन रुपीज़ फंड्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड टू द JV। ये एक JV जॉइंट वेंचर डिस्पाइट द पार्टनर्स इलिजिबिलिटी अंडर नेशनल एंड डोनर गाइडलाइंस। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है उस खत में ये कहा गया है कि वी रिस्पेक्टफुली ब्रिंग टू योर अटेंशन अ मैटर ऑफ अर्जेंट कंसर्न, massive financial and legal violations under the खैबर पख्तूनख्वा सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट विच इज़ को-फाइनेंस। और बड़ी अहम बात है क्योंकि ये प्रोजेक्ट को-फाइनेंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक से और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से, यानी AIIB से और ADB से। तो ये फॉरेन फंडिंग डोनर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुबैना बदनवानी या बेज़ाब्तिगियों के हवाले से एक कंप्लेन आई है और ये सीरियस एलिगेशंस हैं, क्योंकि एलिगेशंस 32 अरब रुपए के हैं। आरिफ यूसुफज़ई साहब ब्यूरो चीफ पेशावर प्रोग्राम में साथ मौजूद। आरिफ साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। कि इस कंप्लेन का मतन तो हमने सुनाया, इसका पस मंज़र थोड़ा बयान कीजिएगा, क्या है? देखिए जी, इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम होते हैं, और ये जो बुनियादी जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं 32 अरब रुपए की सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट था, CIP प्रोजेक्ट, जो कि पार्टनरशिप पे होता है सूबाई हुकूमत के और जो फॉरेन फंडेड इदारे होते हैं उनके तवस्सुस से पख्तूनख्वा के 5 अजला में इसको एग्जीक्यूट करना था, जिसमें पेशावर, एबटाबाद, कोहाट, मर्दान शामिल हैं और साथ में कोहिस्तान। और यहाँ पर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड जो लोगों को सहूलियात की फराहमी है उसके लिए ये फंड मुख्तस था। तो अब इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि जिस कंपनी के जरिए से इसको एग्जीक्यूट किया गया है वो रजिस्टर्ड नहीं थी, ना ही वो वफाक के इदारे के साथ और ना पख्तूनख्वा में वो रजिस्टर्ड थी। साथ में जो MPAs है जिन्होंने ये शिकायत की है, इसमें तो आज़ाद अराकीन भी हैं, PTI के अराकीन भी हैं। उन्होंने स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली, जो कि स्पीकर भी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी है, उनको बाज़ाब्ता खत लिखा है और उस खत में उन्होंने इन तमाम इशूज़ की निशानदेही की है कि किस तरह जो फंड्स थे, खतीर रकम थी, उसका गलत इस्तेमाल किया गया, किकबैक्स ली गई और जो अवामी मफाद आमा में जो काम होने थे
वो काम हुए नहीं और पैसे का ज़िया किया गया। कंपनी की डिटेल्स भी दी गई हैं कि कंपनी को क्यों नवाजा किया कि वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो ये सिर्फ बल्दियात का नहीं बल्कि इसमें मवासलात, तामीरात, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज शामिल हैं। ये एक किसी मिनिस्ट्री की जॉब नहीं है और ख़ासतौर पे जिन्होंने रकम जारी की है विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस कि आप एक अनरजिस्टर्ड कंपनी को जो कि एफबीआर पे है ही नहीं, एनटीएन उसका पोर्टल पे, उसको अगर जारी किए जा रहे हैं फंड्स, तो ये गफलत तो फिर एक वजारत की नहीं बल्कि कई वजारतों की गफलत सामने आ रही है इसमें। जी बिल्कुल, इसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर जो खत इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने जो सूबाई वजीर जो सूबाई महकमा मवासलात है, तामीरात, उसका, बल्दियात का और दीगर जो इदारे हैं उनको इन्होंने स्पीकर को लिखा है कि इनको तलब किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी खत में गुजारिश की है कि इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, नैब के जरिए हो या FIA को ये केस रेफर किया जाए। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने लिखा है, इस खत में इन्होंने पूरी तरह स्पीकर को लिखा है और स्पीकर ने इस सिलसिले में जुमेरात के रोज इजलास भी तलब किया है और जो MPAs हैं जिसमें मेनली सजादुल्लाह हैं वो इसको कैरी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि स्पीकर के साथ जब नशिस्त होगी तो उनको जो मुताल्लिका रिकॉर्ड है, फाइल्स हैं, वो भी उनके सामने रखी जाएंगी। सही। अच्छा, रिसेंटली आरिफ साहब कुछ नैब मुतहरिक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, एसेट बियॉन्ड मींस का भी एक केस है, PTI के वजीर हैं और साथ में एक और अहम तरीन स्कैंडल भी सामने आ रहा है। तो कुछ मुतहरिक हुआ है नैब हालिया दिनों में? जी बिल्कुल, काफी अरसे की खामोशी के बाद हम देख रहे हैं कि नैब ने पख्तूनख्वा में कुछ सरगर्मियां हलचल शुरू की है, वरना ये कहा जा रहा था कि नैब के दफ्तरों में जो डस्ट है वो फाइलें खा रही हैं, फाइलों को डस्ट खा रहा है। तो अब तो हम देख रहे हैं कि फाइलें खुल गई हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की जो गुज़िश्ता 2 अदवार थी, जो 2 हुकूमतें थी, उनके हवाले से ज्यादातर केसेस भी आ रहे हैं और साथ में जो एक मेगा करप्शन स्कैंडल है कोहिस्तान का, वो बहुत ही ट्रिकी केस है, बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसमें अब मरकजी मुलजिम के तौर पर नाम आ रहा है PTI के रहनुमा आजम खान सवाती का। एक बंगले की खरीदो फरोख्त की बात आ रही है कि 60 करोड़ रुपए पे उसकी वो पेमेंट हुई थी। तो अब नैब ने बाकायदा तौर पर आजम सवाती को भी नैब ने जुमेरात के रोज ही तलब किया है। हालांकि उन्होंने इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं नैब के ऑफिस में चला जाऊं और वहां मुझसे सवालनामे के बजाय मुझे गिरफ्तार किया जाए। उनको अपनी गिरफ्तारी का खदशा है। नैब हुकाम हमें बता रहे हैं कि अब जो ये बिलखुसूस जो कोहिस्तान स्कैंडल है ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज में दाखिल हो चुका है और उसमें अब मुल्जिमान की गिरफ्तारियां होंगी। अच्छा, और ये जो मामला है 32 अरब रुपए का, इसको भी जो कंप्लेनेंट है उसने नैब और FIA और FBR समेत तमाम इदारों को कहा है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो आप समझते हैं कि सिर्फ PAC शायद नहीं कर पाएगा, जो दीगर मुताल्लिका इदारे हैं इनको भी इसमें आना पड़ेगा इस केस में? देखिए, इस तरह जो कि कोहिस्तान का केस था वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने टेकअप किया था, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उसको लेटर ऑन टेकअप किया है। पहले वो केस तो बेसिकली ट्रेस किया था नैब हुकाम ने ऑडिटर जनरल का रिकॉर्ड लेकर, वहां से जो मशकूक अकाउंट था 1011 अकाउंट नंबर था, जनरल अकाउंट था जिसमें खतीर पैमाने पर जो रकम ट्रांसफर की गई थी 38 अरब रुपए ट्रांसफर की गए थे। तो उसके बाद वो तो नैब में चल रहा है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी उसका एक्शन लिया था। ये तो MPAs ने आज खुद, जो PTI के MPAs हैं, आजाद MPAs जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, ये तमाम जितने MPAs हैं ये इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, इन्होंने ही ये 32 अरब रुपए की जो बदउनवानी है, इर्रेगुलरिटीज है, इसके हवाले से, कंपनी के हवाले से और कामों की तरजीहात को उलट पुलट कर पैसे कमीशनों में जाया करने के जो खत इन्होंने लिखा है स्पीकर को, तो इनका बुनियादी मकसद ये है कि स्पीकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाएं, उनमें जाकर ये MPAs पेश हो, ये पूरा रिकॉर्ड पेश करे और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये केस नैब को या जिसको मुनासिब समझे उनको रेफर करे ताकि इसमें तहकीकात हो, जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन माजी के मेगा करप्शन स्कैंडल जिसमें बिलियन ट्री सुनामी है या BRT स्कैंडल है या मालम जब्बा स्कैंडल है, वो केसेस ताहाल मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचे। आप क्या समझते हैं वजह क्या है? सियासी वजूहात हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि केसेस तो आ जाती हैं, बड़े बड़े केसेस। अब पख्तूनख्वा में देखें आप, अगर PTI अदवार से पहले ANP के दौर में चले जाएं तो एक बहुत बड़ा मेगा जो असलहे की खरीदारी का स्कैंडल हुआ था और असलहे की खरीदारी अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल, पख्तूनख्वा की तारीख का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसमें
जाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स आई थी, जो क्लाशनकोव मंगवाए गए थे वो भी मुकामी मैन्युफैक्चर थे, जब चाइनीज मेड नहीं थे। तो वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, अरबों रुपए का स्कैंडल था, और उसमें अरबों रुपए की खुर्द की इतला थी। केस चला, कुछ गिरफ्तारियां भी, उस वक्त के आईजी मलिक नवीद भी उसमें गिरफ्तार हुए, उनको फिर वो नैब की हिरासत में थे। लेकिन जो सियासी लोग थे, सियासी लोगों में से किसी पर हाथ नहीं डाला गया। वो सब के सब सिवाय चारसदा के सईद मासूम शाह, जो कि उन वक्तों में वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती के करीबी समझे जाते थे, लेकिन जो बुनियादी तौर पर हुकूमत चलाने वाले लोग थे उन पर हाथ नहीं डाला गया। इस वक्त जब पीटीआई की हम बात करते हैं या नैब की हम बात करते हैं, तो पीटीआई तो ये गुज़िश्ता 11-12 साल करप्शन के स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स हैं। इसमें परवेज खटक की दौर की भी है, महमूद खान की दौर की भी हैं, लेकिन ताहाल किसी बड़ी जो पॉलिटिकल फिगर है उन पर हाथ नहीं डाला गया। और करप्शन की बात हो और बीआरटी पे कार्रवाई ना हो, बीआरटी में गिरफ्तारियां ना हो, तो ये सारी जो करप्शन की कहानियां हैं नैब का मुंह चढ़ाती रहेगी बीआरटी आखिरी वक्त तक। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आरिफ यूसुफी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना जो खुसूसी तज्जिया तबसरा दिया इस खबर के ऊपर। अहम तरीन खैर पख्तूनख्वा सिटीज़ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, मामला बड़ा संगीन है। 32 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ मुबैना तौर पर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हुकूमती अरकान असम्बली ने रिपोर्ट की है, और ये रिपोर्ट की गई है पीएसी के चेयरमैन को, और कहा गया कि पीएसी का इजलास पे बुलाया जाए। इस हवाले से जो संगीन इल्ज़ाम है वो यही है कि बगैर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कंपनी, जो कि ना KPRA में रजिस्टर्ड थी ना FBR में रजिस्टर्ड थी, उसको ड्यूबियस पेमेंट्स हुई 32 बिलियन रुपीज़ की अनरजिस्टर्ड कंपनी को। और इसमें बहुत से महकमात हैं जो इसकी जद में आ सकते हैं, इस तहक़ीक़ात की अगर तहक़ीक़ात होती है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, एक्स। देखते रहेगा, अब तक अपना वक्त है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।